नेशनलिज्म इन यूरोप का हम लोग पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 4 पार्ट्स पढ़ा हुआ है और 4 पार्ट्स में बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने टच कर लिया है। रिवीजन क्लासेस है, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस चलाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने से पहले आपका सारा जो भी चैप्टर है वो फिर से रिव्यू करके एक बार फिनिश कर दिया जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बारीकी से ध्यान देना है हर एक टॉपिक पर। आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। पहला इसका इंट्रोडक्शन हम लोग कर लें। हंगर का मतलब क्या होता है? भूख होता है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, जाहिर सी बात है कि जहां पर हंगर होगा, हंगर का मतलब भूख होना, तो जहां पर भी हंगर होगा वहां पर हार्डशिप होना जरूरी है, ये नेचुरल चीज है। यानी भूख होगा तो कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों को अपना जीवन बहुत कष्ट स्थिति से गुजारना पड़ेगा। उसको हम लोगों ने क्या कहा भाई? हार्डशिप कहा। भूख हुआ, हार्डशिप हुआ, जिसके कारण क्या हो गया? पॉपुलर रिवोल्ट हो गया। ये तीनों चीज जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। भूख किस चीज को बढ़ाता है भाई? संघर्ष को बढ़ाता है। आज जहां पर भूख और संघर्ष दोनों एक साथ हो वहां पर बड़े स्तर के रिवोल्ट हो जाते हैं, यानी विद्रोह लोग करना शुरू करते हैं। अब ये हार्डशिप, हंगर जो है वो किसके अगेंस्ट में होगा भाई? सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे मोनार्ची हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर अपने देश की जनता को सही मायने में सब कुछ उपलब्ध नहीं करा पाती है, भोजन उपलब्ध नहीं करा पाती है, शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाती है, कपड़े उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, शासन व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाती है, ये सब फैक्टर हो जाते हैं किसके? हंगर के। और हंगर के कारण क्या होगा भाई? हार्डशिप हो गया, कड़ा संघर्ष हो गया। अब ये जो कड़ा संघर्ष है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वो संघर्ष किसमें हो जाता है? पॉपुलर रिवोल्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है, चूंकि ये यूरोप का हम लोग बात कर रहे हैं, टॉपिक में भी है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल, यानी उदारवादियों के द्वारा क्या किया गया? रिवोल्यूशन किया गया। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति होती है। तो कल का ही क्लास में मैंने बताया था कि भाई पूरा जो यूरोप है उसमें मोस्टली 3 शब्द बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला है लिबरल है, कंजर्वेटिव है, रेडिकल्स है। और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोगों को 3 चीज ही पढ़ना है। तो यहाँ पर द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल है, यानी उदारवादियों के द्वारा क्या किया जाएगा? क्रांति की जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। द मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली का क्या सेंस है यहाँ पर? द मेकिंग और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी जर्मनी और इटली का बनना। यहां पर मतलब तो हुआ जर्मनी और इटली का बनना। तो क्या बनना? जर्मनी और इटली का एकीकरण के रूप में बनना। एकीकरण क्यों भाई? एकीकरण, यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एकीकरण। अब एकीकरण है क्या? पहले भी बताए थे। एकीकरण उसको कहते हैं कि इन वन टेरिटरीज वेयर देयर इज मेनी किंग रूल्स, ठीक है, उसको हटा करके और पूरे टेरिटरीज में एक राजा का क्या हो जाना? शासन हो जाना, एक राजा का अधिपत्य स्थापित हो जाना। और वो राजा जो है वो लोगों के द्वारा क्या किया जाए? चुना जाना चाहिए। इस तरह का अगर कोई नेशन बनता है तो उसको हम यूनिफिकेशन के नाम से जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्लासेस में जब डीपली हम लोग सीबीएसई एनसीईआरटी को जब फॉलो कर रहे थे तो वहां पर बताया गया था 2 शब्द बहुत बढ़िया से समझाया गया था आपको। मैं यहां पर लिख देता हूं, नेशन स्टेट, नेशन स्टेट और स्टेट नेशन। ये दोनों में अंतर समझते हैं ना आप? स्टेट नेशन का मतलब क्या हुआ? स्टेट नेशन का मतलब क्या हुआ? अ कंट्री वेयर मेनी किंग रूल्स। इट मीन्स अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स and each and every states are controlled by a individual king. So their territories, their culture, their law, each and everything are quite different. Such states are known as a state nation. उसको हम क्या कहेंगे भाई? स्टेट नेशन कहेंगे। लेकिन जैसे ही ये अलग अलग राजाओं का क्या हो जाए? शासन खत्म हो जाए और किसी देश में एक राजा का शासन क्या हो जाए?
स्थापित हो जाए, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ मोनार्ची हो जाए, और एक राजा का क्या हो, शासन हो, लोगों के द्वारा वो राजा क्या किया जाए, चुना जाए, तो उसी चीज को कन्वर्ट करके हम किसमें लाएंगे, नेशन स्टेट कहेंगे। यही चीज पूरे यूरोपीय देशों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बिकॉज मोस्टली यूरोपियन कंट्री वाज अ स्टेट नेशन, सो दे वांट टू चेंज देयर नेशन एज द नेशन स्टेट। इसलिए वो चाहते थे कि मेरा जो देश हो वहां पर नेशन स्टेट से में वो क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, यानी स्टेट नेशन से मुक्ति मिल जाए, जहां पर अलग अलग राजाओं का शासन है, अलग अलग ट्रेडिटीज है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कस्ट्यूम्स है, अलग अलग करेंसीज है, वो सब अलग अलग चीजें हट करके अब पूरे देश के बाउंड्रीज के लिए एक करेंसी हो जाए, एक कस्ट्यूम हो जाए, एक लैंग्वेज हो जाए, ठीक है ना, और एक ट्रेडिशन हो जाए, एक सब कुछ क्या होना चाहिए, एक यूनिफाइड हो जाना चाहिए। इसीलिए टॉपिक पढ़ना है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। आप जानते हैं कि जर्मनी हैंसबर्ग साम्राज्य का भी शासन था वहां पर। इटली में भी जानते हैं, इटली 7 सिलसियों में बटा हुआ था। वहां के इटली का जो मुख्य शासक था उसका नाम क्या था, साडिया पिटबोन। साडिया पिटबोन के शासक थे, वो तो राज्य था ना साडिया पिटबोन, और साडिया पिटबोन के शासक का विक्टर अमिंगम सेकेंड था। लेकिन इसके वो ही वाज द एक्चुअल इंपेरियर और प्रिंसली स्टेट ऑफ द इटली। वो वास्तविक था, वही था। कौन सा प्रिंसली स्टेट था, वास्तविक प्रिंसली स्टेट इटली का कौन था, साडिया पिटमोन। और साडिया पिटमोन का जो शासक था वही वास्तविक राजघराने का शासक माना जाता था। बाकी 7 अगर सिलसियों में बटा हुआ, 7 स्टेट्स में बटा हुआ, तो एक ही स्टेट में ना उसका शासन है, बाकी 6 स्टेट में किसका शासन है, अदर कंट्री अदर रूलर्स का शासन है। इसलिए उसको क्या करना है भाई, यूनिफाइड करना है। यूनिफाइड करने का मतलब 6 का 7 का क्या हो सकता है, कॉस्ट्यूम, करेंसी, ट्रेडिशन अलग अलग हो सकता है। जब एक राजा का शासन हो जाएगा तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, अलग अलग जो चीजें हैं वो हट करके और एक चीजों में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो जब अलग अलग है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेट नेशन। और जब इससे हट करके अब पूरे बाउंड्रीज के लिए, पूरे टेरिटरीज के लिए सब कुछ एक हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, नेशन स्टेट कहेंगे। इसी के लिए होड़ चल रहा था, यही परिवर्तन पढ़ना था हमको, पूरे चैप्टर में इसी परिवर्तन को पढ़ना भी है हमको। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द पार्टिकुलर 3 टॉपिक्स, ठीक है। हमको आज 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। Second topic we have to discuss about the revolution of the liberal, and the third last one is today class. Last one is the making of the Germany and Italy. Now, one by one sentence we are going to follow. We are going to attention on the one each and every words. Which words are crucial? Which words are important for the board examination? Which words help us for the solving problem like MCQs, each and everything we have to study. Now start it. Europe faced economic hardship. This question is very marketable. Europe faced economic hardship. Economic hardship का मतलब क्या, आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जूझ रहा था। पूरे यूरोप की बात की जा रही है कि पूरा यूरोप जो था वो आर्थिक संकट से क्या हो रहा था, जूझ रहा था, गुजर रहा था, संकट का सामना कर रहा था। किस तरह के संकट का सामना भाई, तो आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, ठीक है। इन द 1830 ईयर भी दिया हुआ, 1830 में पूरे यूरोपीय जो देश थे दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, यानी उनके अंदर अर्थव्यवस्था की क्या हो चुकी थी, कमी हो चुकी थी। अर्थव्यवस्था के कारण वहां पर क्या था भाई, हंगर था, हार्डशिप था, और उसी के कारण क्या होने लगा, पॉपुलर रिवोल्ट होने लगा। क्लियर है, याद रखेंगे डेट। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो, डू नो दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट when you are going to write your answer, the most important thing is the year, the events. History is the subject of a threefold skill. आप लोग समझ लो, बोर्ड के परीक्षार्थी हो, यू आर द एग्जामिनी ऑफ द सीबीएसई बोर्ड 2026 एग्जामिनी हो आप समझ लो। If you are going to give the particular answer of any question, you should have to memorize first year, events and cause.
It is very crucial for the history. It means you have to focus on the year. The question may be asked here, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1830 क्या है? 1830 में किस तरह की परेशानी का सामना कर रहा था? कौन? यूरोप। 1830 में जिस परेशानी का सामना कर रहा था, दैट वाज द इकोनॉमिक हार्डशिप। फर्स्ट लाइन यू आर वेरी क्लियर। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increases in the population। दोनों चीजें हो गई भाई। 1830 में वहां पर अर्थव्यवस्था का भारी मार पड़ा था और व्यवस्था से लोग वहां पर जूझ रहे थे। दूसरा कारण क्या हो गया कि वहां पर 1830 के बाद, 1830 को हम क्या कहेंगे? द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। ये 19th century का फर्स्ट हाफ है ना। उसके बाद क्या करा कि इट सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीजेस इन द पॉपुलेशन। दोनों चीजें हो गई। अर्थव्यवस्था तो जूझ ही रहा था, अचानक से जनसंख्या भी क्या होने लगी? बढ़ने लगी। ऑल ओवर द यूरोप, किसी एक पार्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहा। दिस टर्म्स एंड कंडीशन आर अप्लाई ऑल ओवर द यूरोप। टू टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। द रीजन इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब पूछ देगा ना, व्हाट वाज द रीजन ऑफ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट? सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर हम लोगों ने पता कर लिया कि व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट ऑल ओवर द यूरोप। पूरे यूरोप में भूखमरी का, संघर्ष का और बड़े बड़े आंदोलनों के या विद्रोह के क्या कारण थे? तो दो कारण तो पता चला। पहला कारण क्या पता चला? फ्रॉम 1830 यूरोप फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप। सेकेंड, in the half of the 19th century it enormous increases in the population। population भी बढ़ने लगा all over the Europe। these rises the food prices over a year of bad harvest led to the widespread pauperism in the towns and the country। तीन कारण बता दिया। what was the main causes of hunger, hardship and popular revolt? तो तीन कारण है भाई। पहले उंगली पर क्या काउंट कर लेंगे हम? पहले उंगली पर क्या करेंगे? विद द बिगिनिंग ऑफ द 1830, ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप वाज द मेन कॉज। सेकेंड कॉज, व्हाट इज द सेकेंड कॉज? द सेकेंड कॉज वाज इनॉर्मस इंक्रीजेस इन द पॉपुलेशन। एंड व्हाट वाज द थर्ड कॉज? बैड हार्वेस्ट। एंड ड्यू टू द बैड हार्वेस्ट द प्राइसेस ऑफ द गुड्स वेयर इंक्रीजेस। That was the three skill or the three causes which led to the causes of the hunger, hardship and the popular revolt। क्लियर हो गया? ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1830 की। 1830 में तीन चीजें हुई है। अर्थव्यवस्था की कमी हो गई है, जनसंख्या अचानक से क्या होने लगी है? बढ़ने लगी है। तीसरा क्या हुआ? जो फसल उगाए जा रहे थे वो बैड हार्वेस्ट हो गया, मतलब जितना उत्पादित होना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं हो पाया। ये तीनों चीज किस चीज को बढ़ावा दे देंगे भाई? इसके कारण प्राइस क्या होने लगे? बढ़ना शुरू हो गया। इन 1848 अगेन फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्राउट द पॉपुलेशन ऑफ द पेरिस आउट ऑन द रोड। चार कारण हो गए। फूड प्राइसेस बढ़ा। फूड प्राइसेस बढ़ने के कारण क्या हो गया? 1848 में फूड का शॉर्टेज हुआ। फूड के शॉर्टेज होने के कारण वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी भी बढ़ना शुरू हो गया। सारा एक दूसरे के साथ गुथा हुआ है। बेरोजगारी भी बढ़ना शुरू हो गया। ब्राउट द पॉपुलेशन ऑफ द पेरिस। पेरिस ये समझते हैं, पेरिस फ्रांस से संबंधित है, ठीक है ना? पेरिस के लोग सड़कों पर आ गए। पेरिस के लोग कहां पर आ गए? सड़कों पर आ गए। तो पेरिस के लोग सड़कों पर कहा क्यों है? क्योंकि वो हंगर हो गए, भूखे हो गए। कड़ा उनको क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। और ये दोनों के कारण, क्योंकि ये दोनों चीजें ऊपर पड़ चुके हैं हम लोग। हंगर हो गए क्योंकि फूड शॉर्टेज हो गया, हंगर हो गया क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई, और इसके कारण हार्डशिप उनको कठिन जीवन जीना शुरू हो गया, और इसके कारण पॉपुलर रिवोल्ट हो गया। तो पॉपुलर रिवोल्ट यार बता दिया ना, पॉपुलेशन ऑफ द